कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। बिहार की बात करेंगे और बहुत सी अंदर की बातें आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मनोज सिंह जी हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर मेट्राइज। बहुत स्वागत मनोज जी आपका। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, बहुत स्वागत आपका भी। और सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार जी आने वाले हैं प्रोग्राम में। बिहार की बात इसलिए क्योंकि बिहार की गुत्थी सुलझ ही नहीं रही है। रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे सस्पेंस बढ़ जाता है। नॉमिनेशन की डेट आ गई है, बस 1.5 दिन दो दिन अभी बाकी हैं और अभी तक गठबंधनों में यह पूरी तरीके से तय नहीं है कि कौन कौन सी सीट पर लड़ेगा। आज का अपडेट मैं आपको दे दूं, बीजेपी ने आज अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है, तो 80 से ज्यादा सीटें बीजेपी डिक्लेयर कर चुकी है। आज जेडीयू ने भी अपनी एक लिस्ट दे दी है। अभी अभी चिराग पासवान ने अपनी पहली सूची जारी की है 14 सीटों की। इसके अलावा नाराजगी की जहां तक बात है तो उपेंद्र कुशवाहा को आज अमित शाह से मिलाने के लिए दिल्ली लाया गया। इससे पहले उन्होंने कहा था दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। एनडीए में सब कुछ गड़बड़ है इस बार। जीतन राम मांझी ने कहा था कि नीतीश जी नाराज हैं, उनकी सीट पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार दे रहे हैं, तो हम भी अब चिराग की सीट पर अपने उम्मीदवार देंगे। ये सब कुछ हो रहा था तब जब 4 दिन हो गए इस बात को ये डिक्लेयर किया जा चुका कि एनडीए में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने आज अपना पर्चा भर दिया। उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया राघोपुर से, लेकिन उनकी और कांग्रेस के बीच में भी तय नहीं हुआ अभी कि फाइनल क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। प्रशांत किशोर ने क्लियर कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो उन्होंने जो बड़े बोल बोले थे, चुनौती दी थी, मैं आऊंगा तो राघोपुर से लड़ूंगा तो भाग जाएंगे तेजस्वी, तो तेजस्वी तो लड़ लिए और अब भागा कौन, इसकी बात हम करेंगे। और एक तीसरा मोर्चा भी बन गया है, AIMIM आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी। तो ये कि थर्ड फ्रंट भी आ गया, प्रशांत किशोर भी आ गए और 2 बड़े गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। 5वां अगर इसमें जोड़ना है तो तेज प्रताप की पार्टी को भी जोड़ दीजिए। तेज प्रताप यादव जो बड़े चिराग हैं लालू खानदान के, उनकी। तो ये आज का अपडेट है। लेकिन क्यों इतनी खुलकर वोकल नाराजगी जाहिर की जा रही है या करनी पड़ रही है एनडीए के नेताओं को, ये पहले हम देवेंद्र से समझ लेते हैं। और आपको दिलचस्पी ये जानने में जरूर होगी, मनोज जी आए हैं तो क्या कह रहा है बिहार का ताजा सर्वे हमारे सामने बैठा है, अभी पता चलेगा आपको सर्वे। लेकिन इतना हमने नहीं देखा कभी कि मांझी जी भी बोले, उपेंद्र कुशवाहा बोले नथिंग इज वेल। नहीं, इससे ज्यादा ही होता रहा सौरभ। पहले अगर देखें और एनडीए के लिहाज से अगर आप देखें तो उनके लिए सुकून वाली बात यह है कि एक भी बयान आपने बीजेपी वर्सेस जेडीयू का नहीं देखा, जो कि होता रहा है। हिस्ट्री शीटर जो रहे हैं उसमें बीजेपी जेडीयू वाले आपस में रहे हैं, जो तनातनी चलते रही है वो इन दोनों की चलते रही है। इस बार वैसा इस लिहाज से नहीं हो पाया क्योंकि संजय झा कि बीजेपी के साथ, क्योंकि उनकी बातचीत वो चल रही थी, लिया ललन सिंह की चल रही थी, तो इन दोनों के इक्वेशन खासतौर पे संजय झा की बात करें तो बीजेपी के नेताओं के साथ बहुत अच्छे हैं। तो हर सीट पे विनिबिलिटी के हिसाब से बातचीत करना इन लोगों के लिए आसान था। जो जेडीयू में समस्या आपको दिखी वो इस लिहाज से कि जेडीयू के भीतर का जो दूसरा खेमा था, जो कि संजय झा, ललन सिंह से अलग, उन्होंने विवाद किया। अदरवाइज ये लोग बीजेपी वर्सेस जेडीयू नहीं कर रहे थे। छोटे दलों की अगर बात करें तो ये तो होना ही था, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं था। और ये बीजेपी के टॉप लीडरशिप को बखूबी मालूम था, जिसके चलते इस होमवर्क को पहले ना करके एकदम चुनाव के समय लेके आया गया। ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय यही लोग इधर उधर ना हो जाए लोग। हाँ, कि कोई ऑप्शन आपके पास ना रहे, लिमिटेड ऑप्शन रहे, फिर जाओगे कहाँ। अच्छा। अगर 3 महीने पहले, 4 महीने पहले अगर आप होमवर्क करते हैं तो फिर उसमें आप एक विंडो भी दे देते हैं, कि स्पेस भी दे देते हैं। झगड़ा भी प्रायोजित। तो एकदम से ये था कि लास्ट में लेके आना है ताकि बहुत ज्यादा समय ना रहे। इसको ऐसे भी देखा जा रहा है और क्या सही होगा कि नीतीश कुमार अचानक से अपने रूप में वापस लौट आए हैं, मतलब पूरे कलेवर में वापस आ गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे यहां से दिल्ली की बैठक के बाद, हालांकि सौरभ एक चीज है कि दिल्ली की बैठक के बाद ये था कि फिर पटना में जेडीयू बीजेपी के लोग आपस में बैठ लेंगे वापस के लिए। ये अंदाजा नहीं था कि वहां पर ये जो 3 दल हैं, एलजेपी, हम और कुशवाहा, यहां से बात करने के बाद फिर वहां जाकर समस्या होगी। अब इसमें जो कुशवाहा वाली जैसे समस्या थी, महुआ की सीट पे वो अपने बेटे को उतारना चाहते थे। चिराग पासवान के साथ ये था कि हाजीपुर जो उनका गृह जिला है वहां पर वही एक सीट एलजेपी के पास थी, वो कैसे छोड़ दे वो अपने गृह जिले में। उपेंद्र कुशवाहा आप समझ सकते हैं कि बेटे को जब लाना था तो उनके लिए कितनी बड़ी बात थी। और दूसरी चीज थी कि जो हमें सोर्सेस से पता चला कि उपेंद्र कुशवाहा को अब विनोद तावड़े जो कि वहां पे प्रभारी हैं, संगठन के प्रभारी, उनके ऊपर भरोसा नहीं था। तो इसलिए वो दिल्ली आना चाहते थे कि जो भी बात हो, जैसे उनके दिल्ली आने के बाद भी महुआ की सीट नहीं गई कुशवाहा के पास, लेकिन वो खुश हैं, सीट नहीं मिली उनको, वो नहीं। और इनका झगड़ा उसी एक सीट पर, उसी सीट को लेकर था कि भाई महुआ वो नहीं छोड़ना चाहते थे। एलजेपी का था कि क्योंकि कुछ सीटें जेडीयू, जैसे बहुत सारी सीटें हैं जो जेडीयू के पास गई वो तो एलजेपी के पास आ गई थी, तो वो छोड़ना पड़ा।
तो चिराग पासवान का भी ये था कि महुआ तो नहीं छोड़ सकते हैं, हमें महुआ फिर चाहिए। तो जब महुआ दे दिया गया, बावजूद इसके उपेंद्र कुशवाहा खुश इस लिहाज से हैं क्योंकि उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ बात हुई, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बात हुई, और वहां जो एश्योरेंस मिला कि जैसे राज्यसभा में जो है आगे फिर से जब उसके टर्म की इनकी 26 अप्रैल में राज्यसभा खत्म हो रही है, हाँ, तो उसके आगे के टर्म के लिए फिर एक हो जाएगा और एक एमएलसी भी दे देंगे। अरे इस पे तो ये मूल भाव हुआ आज जो अमित शाह से मुलाकात हुई। हाँ, और क्योंकि ये एश्योरेंस पटना में ही मिल सकता था उनको, उसमें उनको भरोसा नहीं होता। अच्छा कि जो चिराग पासवान ने जो जारी की है सीट, इसमें ये नहीं है अभी अब जिस सीट का जिक्र महुआ, इन्होंने पूर्वी चंपारण, सहरसा, सिवान, सारण, बेगूसराय, अच्छा ये इधर है, गोविंदगंज, सिमरी, बख्तियारपुर, दरौली, गरखा, साहेबपुर कमाल, बखरी, परबत्ता, नाथगंज, पालीगंज, ब्रह्मपुर, डेहरी, बलरामपुर, मखदूमपुर, ओबरा, ये अब इसमें एक सीट मुझे ऐसी दिखाई दे रही है। देखिए जैसे गोविंदगंज पे जब हम लोग बात कर रहे थे, सोचिए कि कल दोपहर में 3 बजे चिराग पासवान को ये कंफर्म किया गया है। राजू तिवारी इनके प्रदेश अध्यक्ष, वहां के सांसद राधा मोहन सिंह, वो किसी कीमत पे राजू तिवारी को बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे थे। बीजेपी के कई नेताओं के साथ उनकी काफी तीखी बातचीत हुई, ऐसा हमें पता चल रहा था। अच्छा, इसी सीट को लेकर ये अच्छा जो वो बोले, मांझी जी बोले कि मैं भी 2 सीटों पर, चिराग की 2 सीट नाम नहीं लिया, लेकिन हम भी उनके 2 सीट पर उतारेंगे, और उसमें से एक सीट ये थी मखदूमपुर, जिसमें आज कैंडिडेट दे दिया चिराग ने। तो वो सीरियस था इस बात को लेके? अब मांझी जो कह रहे थे वो तो प्रेशर वाली चीज कहने की बात थी। हाँ, कहने की बात थी। वो सब चीजें ऊपर देखने के बाद आप देखेंगे कि अगले 2-3 दिन में एकदम शांत, सब ठीक दिखने लगेगा। सर आपका सर्वे जो है ये झगड़े से पहले का और झगड़े के बाद का अलग तो नहीं होगा? दोनों चीजों को मिला लिया जाए तब भी लगता है कि एक तो चीज तो निकलेगी ही ना। जो हम लोगों ने झगड़े के पहले किया था, या कहिए कैंडिडेट अनाउंसमेंट के पहले, सीट अरेंजमेंट के पहले, जब जो जिसमें आपने 52% वोट दिया था एनडीए को, 49%, देखिए अभी भी मैं 49%, आप 52% चले जा रहे हैं। अभी 49% को लेकर इतने विवाद हो रहे हैं कि भाई आप है, लेकिन उस पर भी कि 49% पे इनका दम फुला हुआ है और आप 52 लेके जा रहे हैं। मुझे तो 52 याद आ रहा है जी, आपने शायद सवाल में पूछा होगा। सवाल में एक था, उसमें 52% था, 49% पे भी आज मैं आपको जवाब ठीक है। देखिए आप अभी भी वही स्थिति 49% स्थिति वही। देखिए होता क्या है सौरभ जी कि हम क्या करते हैं कि पिछले 2020 के जब आंकड़े उठाते हैं और उसमें जिस तरीके से अलायंस होता है और उसके वोट शेयर को हम अलग अलायंस के साथ जोड़ लेते हैं और इसके बाद ये चलते हैं। तो सबका ये मानना है कि बीजेपी के साथ जो इस बार जो एलजेपी और एनडीए फोल्डर में आया, इधर उपेंद्र कुशवाहा जी आए, तो वो सारे वोट जो है बीजेपी में जुड़ गया, तो 44% तक जाएगा। देखिए मेरा मानना है कि बीजेपी ने अपने पूरे संगठन में और अपने चुनाव रणनीति में बहुत कुछ परिवर्तन किया है, और उसका परिवर्तन का कारण क्या है कि जातीय समीकरण के अगेंस्ट में वहां कैंडिडेट देकर जिता कर ले आते हैं, और उसके पीछे का मुझे लगता है कि उनकी जो टीम है, जो काम करती है, वो पता लगाती है कि इस जाति में किस तरीके से हम बिखराव कर कर दूसरे किसी को जिता कर लाए। हरियाणा उसका उदाहरण पड़ा हुआ है हमारे पास कि किस तरीके से वो जीत कर आए हैं, डोमिनेंट कास्ट के सामने कोई और कास्ट करके। तो वो क्या करते हैं कि जो सामने का है, जैसे लोगों का मानना है कि 37% से आरजेडी नीचे नहीं जाएगा, मेरा मानना है कि पिछली बार 37% आरजेडी अपने कारण या तेजस्वी के बहुत बड़े कारण नहीं था, वो लोजपा का अपना जो था एनडीए का विरुद्ध या कहिए जेडीयू का था, कि उनको वो पॉपुलैरिटी मिल गई कि जो वोटर नाराज थे उनके साथ चले गए कैंडिडेट को जिताने के लिए। अपना उनका इस तरह का कोई वोट समीकरण मुझे नहीं दिख रहा है कि 37%, 38% या 39% को लेकर चला है। तो ऐसे स्थिति में आज मैं जो 49% महागठबंधन पिछली बार 37% से बढ़ नहीं सकता, उसके बढ़ने का कोई ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा। अभी जो कैंडिडेट भी अनाउंस हुआ है, काफी अच्छे कैंडिडेट, मैं मानूंगा तो सबसे अच्छा कोई कैंडिडेट दे रहा तो प्रशांत किशोर दे रहे हैं, लेकिन वो कहां तक लेकर जा सकते हैं इलेक्शन में अपने पार्टी के लोगों का। यदि जो आपने कहा कि प्रशांत किशोर जी ने आज अनाउंस कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, यह सब अंदर का डर बता रहा है कि आप सब कुछ होते हुए भी एक रणनीति के तहत आप गए हैं चुनाव के पास, और कैंडिडेट भी कैसे चुन रहे हैं, जो बार बार ये कहते थे कि भाई जातियों से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिस दिन कैंडिडेट का अनाउंसमेंट होता है तो बताते हैं कि मैं किन जातियों को कितनी सीटें दिया हूं और क्यों दिया हूं। ये प्रशांत किशोर बताते हैं कि वो इस तरह का है। तो ऐसा नहीं है कि आप जातीय समीकरण को पूरी तरह से माइनस कर लेंगे। हाँ, बीजेपी उस समीकरण के अंदर एक कैंडिडेट तो मुझे लग रहा है ये आज जो बीजेपी ने लिस्ट निकाली है ये जनसुराज से ही आए हैं इनके पास, मुझे ऐसा बताया गया था। आनंद मिश्रा बक्सर वाले, हाँ बक्सर वाले, आईपीएस ये प्रशांत किशोर के साथ चले गए। लोकसभा में बीजेपी से टिकट चाह रहे थे,
फिर जब ये नहीं हुआ तो फिर उधर गए, फिर वापस इधर आके फिर इधर आ गए। हाँ। और वहां से लोकल भी ये आ जाते हैं कि माने बहुत बाहर के किस सेंस में आपने कहा कि ये सबसे अच्छे कैंडिडेट प्रशांत किशोर दे रहे हैं? नहीं, जिन लोगों का चुनाव किया है, एक्चुअली क्या है कि आपकी छवि क्या है। जब आप पॉलिटिक्स में ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं तो उसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें मिलता है। अच्छे कार्य किए हैं तो पब्लिक आपको चाहती है, और पहले से कोई कार्य किया चाहे किसी भी पार्टी में है। तो अब इन्होंने क्या किया, एक नए तरीके के लोगों का चुनाव किया है कि भाई ये क्या कर सकते हैं। उनकी टिकट तो शहाबुद्दीन के बेटे को और अनंत सिंह को भी मिले हैं। हाँ, वो तो मिले हैं। वो तो मैंने क्या आपको फर्स्ट डे बताया था, उनके यहां जो भी जीतेगा वो प्रशांत किशोर जी के कारण नहीं जीतेगा, उसकी अपनी पकड़ और उसकी अपनी दबंगई होगी। ठीक है। जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी जी झारखंड में आदि 9 सीट जीत कर लाए थे जब जेवीएम था, तो 7 सीट बीजेपी के तरफ से लोग गए थे। वो जब प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए वोट में आप कहां तक पहुंचे? मुझे लगता है कि उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, और चुनाव आने के बाद जो जिस कास्ट को लेकर आज काफी मैं देख रहा था कि मीडिया में चर्चा भी था कि ब्राह्मण यूथ जो है, एक प्रोग्राम में चल रहा था कि उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें बिखराव होगा और बहुत अच्छे तरीके से बड़ा बिखराव होगा, क्योंकि आज के डेट में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और वो थोड़ा सी पॉलिटिकल है तो अपनी सत्ता की पकड़ को कमजोर नहीं करना, अपना वोट खराब नहीं करें, नहीं सिंगल डिजिट में रहेंगे पीके। हाँ, वोट पे सिंगल डिजिट में एकदम कोई वोट परसेंट भी मेरा अपना मानना है कि 7% ऊपर नहीं जाना चाहिए। यदि वो 10% ऊपर जाते हैं तो बीजेपी के लिए और ये जो तीसरा मोर्चा बना है ये असदुद्दीन ओवैसी का, ये तीसरा मोर्चा वही काम करेगा जो पिछली बार ओवैसी काम किए थे, आपको ले आकर उपेंद्र कुशवाहा और सारे समीकरणों को लेकर। मैंने क्या कहा कि बीजेपी यहां तक नहीं काम करती, वो काफी लंबे भीतर जाकर उन सीटों पर काम करती है कि कहां पे मुझे किस तरीके का कैंडिडेट दूसरे पार्टियों से दिलवाना है और वो किस तरीके से वोट का प्रभावित करेंगे। इसीलिए मैं उस चीजों पे आज भी कायम रहता हूं कि 49%, देखिए 3% मार्जिन आदमी देता है कि भाई एरर मार्जिन हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं लग रहा है कि इसमें मैं कोई सफाई दूं कि नहीं 49% तक बीजेपी नहीं आ सकती है। ठीक है, अब तो ये आपने सुन लिया सर्वे, आज का ताजा सर्वे। ये जब कोई अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी क्या एनडीए की जिसमें सीट वाइज बताया जाए कि भाई ये इनकी है, ये इनकी नहीं, ऐसा नहीं होने अब तो उसका इतने घालमेल के बाद तो आप समझ रहे हैं। ये पहले सोचा गया था कि दिल्ली से जब लोग गए थे तो पटना में ये सोचा गया था कि इस तरह से किया जाए, लेकिन पटना जाने के बाद घालमेल इतना ज्यादा हुआ है कि अब तो सब कह सकते हैं आपके एनडीए के दल अपनी अपनी दुम बचाने में इसमें लगे हुए हैं कि कोई नया विवाद ना हो जाए। तो ये जो लिस्टें जारी हो रही हैं, ये निर्विवाद सीटों वाली हो रही हैं अभी, या इसमें भी? हाँ, नहीं उसमें सब वैसी सीटें जो एकदम से क्लियर हैं उस पे हो रही है। ठीक है, आज मेरे पास चिराग पासवान की पार्टी की ये सीटें 29 हैं, इस नाम पे 2 पर्चे पहुंचे साहब, ये मेरे हाथ में देखिए, पहले एक आया फिर दूसरा, एक दिल्ली से आया एक पटना से आया, ये भी मैं बता देता हूं। अब चूंकि अभी इनकी तरफ से नहीं आया, नहीं तो मैं वो फाइनल हो जाता तो मैं वो बता देता, लेकिन जो पहले आया उसमें 4 सीटें देखिए, राजगीर, सोनबरसा, मोरवा और एकमा, ये सीटें जो थी ये बताया गया कि जेडीयू की है और जेडीयू कैंडिडेट देगी। फिर 4 सीटें इसमें ऐसी थी, दानापुर, लालगंज, हिसुआ, अरवल, जो बताया गया कि बीजेपी इन पर कैंडिडेट देगी। तो ये जो दे चुकी है हाँ, ये पहले ये सीटें थी जैसे हिसुआ, एकमा, इस तरह की सीटें एलजेपी को पहले दे दिया गया था। ये सब बाद का जो आफ्टर थॉट पिछले 2 दिन की एक्सरसाइज है ये। हाँ, ये 2 दिन की एक्सरसाइज में इसमें चेंजेस हुए हैं। जैसे एकमा जेडीयू की सीट, ऐसा ना हो सारे जितने अभी नाराज हैं ये खुश हो जाए और चिराग पासवान नाराज हो जाए। नहीं, अब वो स्टेज वैसा रहेगा नहीं। और जब वो सीट दे रहे, जैसे गोविंदगंज की सीट मिलना उनके लिए बहुत राहत वाली बात है, ब्रह्मपुर की सीट मिलना उनके लिए बहुत राहत वाली बात है, और बीजेपी ने इन दोनों सीटों को जाने दिया, वो अपने आप में बड़ी त्याग की बात है बीजेपी के लिहाज से अगर देखें तो। गोविंदगंज का मैंने आपको बताया कि वजह क्या है। दूसरी तरफ ब्रह्मपुर के हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी एकदम से उस सीट को लेना चाहती थी, बीजेपी अपने कार्यकर्ता के लिए उस पर चुनाव लड़ाना चाहती थी, अंत तक कोशिश किया गया, लेकिन ये सब जो गिव अप हुआ है चिराग पासवान भी समझ रहे हैं, क्योंकि समस्या बीजेपी की तरफ से नहीं थी, समस्या जेडीयू की तरफ से रही, उसके चलते ये सब कुछ हुआ। बीजेपी को जो त्याग करना था कर चुकी। बीजेपी हाँ जितना अकोमोडेशन कर सकती थी वो कर सकती है, कर रही है। और अभी तक एक लिस्ट में सौरभ बीजेपी की उम्मीदवारों की जो सूची आई ना उसमें सबसे दिलचस्प है, और उसके पीछे जो पार्टी का टॉप लीडरशिप का थॉट है ना वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। पहली बात तो ये कि जो बड़े नेता हैं लाइक सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, यही चाह रहे थे कि पटना की सीट कुम्हरार मिल जाए, पटना सिटी मिल जाए, अच्छा, एकदम से सेफ, सबसे सुरक्षित सीट। ये एमएलसी थे तो पहले दिल्ली से गया मैसेज कि इनको चुनाव लड़ना है और लड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद इन लोगों ने ऐसी सेफ सीटें ढूंढनी शुरू कर दी। तो उसके बाद दूसरा मैसेज गया कि बिल्कुल नहीं, आप अपने अपने क्षेत्र में जाएं। तो मंगल पांडे सिवान आए और वो परबत्ता गए।
अब बात थी कि किसको दिया जाए। जैसे नंदकिशोर यादव जैसे 7 बार के विधायक का टिकट काट दिया, उसके पीछे सौरभ थॉट ये था, ऐसा नहीं था कि नंदकिशोर यादव को लेकर कोई समस्या थी। उसमें बीजेपी के टॉप लीडरशिप का ये मानना था कि कब तक ऐसा चलेगा कि इन नामों को जो कि यहां तक आपकी पार्टी को लेके आए, इन्हें ही आगे भी ढोते रहें। तो हमें पटना की सेफ सीट पे वैसे उम्मीदवार को चुनाव लड़ाना है जिस पे अपने चुनाव लड़ने के लिए जिसको मेहनत ना करना पड़े और वो प्रदेश में घूमे, ताकि भविष्य के लिए वो लीडर तैयार हो। ये बकायदा बोला गया मीटिंग में कि अगले 20-25 साल का लीडर कौन। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि नितिन नवीन आप आके बैठ रहे हैं अमित शाह के साथ मीटिंग में, तो उसके पीछे पर्पस ऐसा नहीं है कि नितिन नवीन को पूरे बिहार की जानकारी होगी। पर्पस ये है कि भाई आपको ग्रूम किया जा रहा है, आपको डेवलप किया जा रहा है। तो कुम्हरार की सीट पे एक वैश्य व्यक्ति को, नंदकिशोर वाली सीट पे, नंदकिशोर यादव वाली सीट पे एक कुशवाहा व्यक्ति को, कुशवाहा उम्मीदवार को, इनको आगे किया गया। 2 दिन में जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस में आए वो तो नित्यानंद आए, हर जगह आग बुझाने यही जा रहे हैं। हाँ, इसमें कोई दो इनके नाम की चर्चा हम लोग तो वैसे भी सुन रहे हैं कि चुनाव के बाद इनका नंबर लग सकता है। नहीं, वो नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। एक्चुअली बहुत शांत स्वभाव के हैं, सबके साथ बड़ा चिराग को मनाने गए, सबसे अच्छे संबंध बना के रखा, तीखा बोलते ही नहीं, जबकि है दबंग आदमी, बहुत मजबूत आदमी है, दबंग आदमी है, लेकिन रोल यहीं तक रहेगा व्यवहार में। हाँ, उसमें कास्ट बैरियर है ना, उसमें यादव है। हाँ, तो वो तो नहीं हो सकता। टिकट देखे आपने जितने आए अभी तक? कम से कम इतना तो मैं कह सकता हूं कि एनडीए ने बहुत सोच समझ कर दिया है, और जिन लोगों को हटाया, ऐसा नहीं कि उनके प्रति बहुत ज्यादा एंटी कंपेंसी था, लेकिन कुछ कारण थे जिसको चेंज किया गया है। देखिए, बीजेपी तो अच्छा करना ही पड़ेगा बीजेपी को, अगर इनके जीतने की कोई संभावना है तो। सेम विद नीतीश, लेकिन पिछली बार से कितना बेटर कर पाएंगे, और चिराग पर इतना मेहरबान क्यों है बीजेपी? आप क्या वजह से? उसके पीछे का देखिए, 2020 का जब मैंने कहा ना कि आप डाटा उठाते हैं तो पिछले का ही उठाते हैं, आगे का तो आप उसकी समीक्षा नहीं करते। जब पिछले चुनाव का ले लेंगे तो 37 सीट ऐसी थी जो जेडीयू को यदि देखा जाए तो डायरेक्ट नुकसान पहुंचाया था एलजेपी ने, और इस चीज को मनाने की भरसक कोशिश किया है बीजेपी ने जेडीयू को बताकर कि हम अलग लड़ेंगे तो कहां पे किस तरह से हमारा वोटों का बिखराव होगा। तो ये अहमियत उनको मिला है चिराग को कि भाई आप इस बार रहिए, इतनी सीटें मैं दे रहा हूं और ये चुनाव हम साथ लड़े। यदि ये जो अभी समीकरण है, मुझे नहीं पता कि जैसे अभी कुछ सीटों पे बचा हुआ, विवाद भी बचा हुआ है, और ये मेरा मानना है कि ये सॉल्व हो जाएगा। यदि इस तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो जेडीयू का कहीं भी पिछले की अपेक्षा खराब करने का कोई नहीं, खराब तो बिल्कुल खराब तो मतलब चिराग भी इधर है तो खराब कर दो, फिर खराब क्या तो ही नहीं। लेकिन इसमें काफी अच्छा बढ़ोतरी रहेगा। मेरा मानना है कि 15 से 20 सीटों का भी इनका इजाफा हो जाए तो बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं। चिराग वाली बात के आसपास। हाँ, मैं आपको एक दिलचस्पी बताऊं कि जब सीटों को लेके बीजेपी वर्सेज एलजेपी वाली जब बात चल रही थी, और बीजेपी को अपने यूनिट में ही मनाना होता है, तो जो बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं वहां पे प्रदेश में, भिखू भाई, तो उन्होंने एक मीटिंग में कहा कुछ नेताओं को जो कि सीट को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि एलजेपी गठबंधन में साथ होना ही चाहिए, और इस सीट पे एलजेपी अड़ी हुई है। तो अब आप बताइए कि हमें क्या करना है, वो बीजेपी के नेताओं से पूछते थे। और अब चिराग साथ में रहेंगे हर हाल में, प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टिव है। प्राइम मिनिस्टर का ये था कि चिराग को साथ रखना है गठबंधन में। दूसरी बात तो वो बकायदा मेंशन करते थे कि पीएम साहब ने तो दे दिया कि चिराग पासवान को साथ रखना है, और चिराग पासवान इस सीट के लिए अड़े हुए हैं। तब आप बताइए क्या करना है, कि क्या प्रधानमंत्री के आदेश की हम लोग अवहेलना कर दें? तो उस रास्ते के थ्रू ये निकाला जा रहा था। कुछ ऑलमोस्ट 24 लाख वोट मिला था चिराग को पिछली बार। हाँ, चिराग में सौरभ जिससे दिखेगा ना लीडर के तौर पे, यूथ लीडर के तौर पे, तो एक कनेक्ट है। दूसरा, वो व्यक्ति गजब का डेमोक्रेटिक इस रूप में है कि जैसे वो उनके इंटरव्यू करने आप जाए, मैं उनका इंटरव्यू करने गया था, उन्होंने जी एक बार उन्होंने पहले से ये नहीं पूछा था कि आप क्या पूछने वाले हैं, और इंटरव्यू में आप जो पूछें, इंटरव्यू खत्म होने के बाद उस व्यक्ति को कोई शिकायत नहीं होती कि आपने ये कैसे पूछा। ऐसे बहुत कम नेता आज के डेट में रह गए। दूसरी बात मैं बता रहा हूं सौरभ जी कि उनका ये नहीं कि वो शेड्यूल कास्ट के ही लीडर हैं, उनके साथ जितने लोग हैं मुझे लगता है कि शेड्यूल कास्ट से ज्यादा फॉरवर्ड क्लास के हैं, और पढ़े लिखे लोग हैं। वो एक जाति का नेता बन के नहीं रहना चाहिए, और मिलना व्यवहार वैसे ही रहता है, एरोगेंस बिल्कुल नहीं है। टिकट आज परिवार में ही दिया इन्होंने। नहीं, वो तो देखिए रीजनल पार्टियों का भांजे को दिया है। देखिए, दो चीज से तो बच ही नहीं सकते, वो आरोप तो उनका पीछे पीछे रहता ही है। एक तो परिवार वाली समस्या, दूसरा टिकट बेच देते हैं, ऐसे आरोप उनके ऊपर लगातार लगते हैं। इससे पीछे छुड़ाना एक बड़ा टास्क होगा। ये रीजनल पार्टियों के लिए, ये नहीं कि उन्हीं के लिए, किसी भी रीजनल पार्टी को देखेंगे तो वो परिवारवाद से ही चला है, किसी भी स्टेट का हो। ये चिराग के ऊपर ही नहीं कर देंगे, आप आरजेडी का भी देख लीजिए। जेडीयू एक उदाहरण इसलिए हम दे सकते हैं कि नीतीश ने उस तरह का चीजों को पैदा नहीं किया।
तो बस एक दो अपवाद मिल जाएंगे, चाहे आप साउथ में जाएं चाहे नॉर्थ में जाए, हर जगह परिवारवाद रीजनल पार्टियों का है। और एलजेपी पे आरोप इस लिहाज से चिपक जाता है, जैसे कौन सा दल ऐसा है जो मजबूत व्यक्ति नहीं चाहता है, संसाधन वाला व्यक्ति नहीं चाहता है, लेकिन एलजेपी पे बिहार के पॉलिटिक्स में फटाक चिपकाया जाता है कि ये तो सीट बेच देते हैं। जबकि इस बार मुझे लग रहा है कि जो कैंडिडेट वो दे रहे हैं बहुत सोच समझ के रेट तो मैंने आज वैसे आम आदमी पार्टी और किसी और पार्टी की वही इसका नहीं होता ये सब। ये देखिए, इसका कोई प्रूफ मांगेंगे, आपको कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन सबको पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी का टिकट इतने में चल रहा है। अब लोकसभा के उम्मीदवार को जो दिया गया, प्रशांत किशोर जी के ऊपर भी लगा कि भाई हमसे इन्होंने 5 करोड़ रुपया मांगा, मैंने नहीं दिया तो इन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। आरोप लगाने के लिए तो मैं आपको भी लगा दूंगा, उन पे भी लगा दूंगा। हकीकत में सौरभ ये रहता है कि राजनीति में सब कोई ढूंढता है कि संसाधन संपन्न व्यक्ति आए, कौन सा दल ऐसा है जो ये नहीं चाहता है। सवाल ये है कि अगर कैडर बेस्ड पार्टी है, जैसे छोटी पार्टियां, रीजनल पार्टियां कैडर बेस्ड पार्टी नहीं होती तो वो तो टिकट किसी को दे देंगे। जो कैडर बेस्ड पार्टी है उनके सामने एक दबाव रहता है कि इस तरह की चीज को आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने कैडर को भी देखना है। जैसे आरा की सीट पे एक बड़े पैसे वाले व्यक्ति विशाल सिंह हैं, बिस्कुमान के, इन्फ्लुएंशियल भी हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के दामाद, एक पूर्व सांसद के बेटे, पैसा बहुत है। आरा की सीट के लिए वो पूरी ताकत लगाए हुए थे। बिहार बीजेपी के कुछ नेता उनके साथ जबरदस्त लॉबिंग भी कर रहे थे, लेकिन उनके सामने संजय टाइगर को बीजेपी ने टिकट दिया, वो व्यक्ति जो कि उनकी तुलना में बहुत कम संसाधन संपन्न व्यक्ति है, ईमानदार, अच्छे कार्यकर्ता हो सकता है। हाँ, तो मैंने वही बोला कि बड़ी पार्टियां कैडर बेस्ड पार्टियां में संगठन निर्णय लेता है, वहां पे जहां व्यक्ति एक सिंगल लेगा निर्णय, तो वहां तो परिवारवाद तो चलेगा। बहुत छोटी पार्टी में फिर मतलब जो व्यक्ति आता है उससे अपेक्षा की जाती है तुम अपना चुनाव खुद ही लड़ो, कर लो। बिल्कुल। यानी खैर ये तो इनकी इत बात हुई महागठबंधन में। अच्छा, मैं तेज प्रताप के बारे में आज मुझे दिलचस्पी हो रही है, कुछ भी है ट्रैक्शन तेज प्रताप का? कुछ एक सीटों पर ही सही नहीं, कुछ देखिए ऐसे तो हर सीटों पे है। अच्छा। ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ सीटों के लिए बात करें, हर जगह उनके अपने वोट है। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई मुझे लगता है कि आरजेडी के लिए क्या है, एक उनके पिता की छवि, और दूसरा वो यादव और मुस्लिम वोट के सिवा कोई अदर्स वोट को कैसे लाना उस पर नहीं करते। नहीं, मैं तेज प्रताप का इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्या ये आरजेडी को अपने भाई को सीधे सीधे डेंट कर पाएंगे? 100% करेंगे। अच्छा, 100%। यही कारण है कि उनके घर में इस चीज को लेकर चल भी रहा है, और कुछ कैंडिडेट के ऊपर भी बात आया था कि शायद वहां पे आप इस तरह को मत दो, नहीं तो चीज ये नुकसान हो सकती है पार्टी को। तो अब आज के डेट में जैसे मुझे नहीं पता कि कौन है, कहा जा रहा है कि माता जी ही उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं, और जो भी संदेश हो रहा है पिता का और भाई का, वो माता जी उनको बता रही है, तेज प्रताप। हाँ, वो रहती है और उनसे बात हो रहा है। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बोला कि घर के व्यक्ति में एक माँ ही है जो मेरे बारे में हालचाल। अब तो कैंडिडेट दे दिए उन्होंने, अब तो चुनाव से पीछे हट नहीं सकते। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा वो स्थिति में नहीं है कि जो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा पाए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि छोटा ही नुकसान अभी आरजेडी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है कुछ सीटों पर। हाँ। कम बहुत छोटा डेंट भी बड़ा कर देगा। तो ये और कांग्रेस के आज पता चला है कि लिस्टें गई हैं पटना दिल्ली से फाइनल होने के लिए कांग्रेस की। हाँ, कोई बता रहा है कि 60 सीटों का गया, कोई कह रहा है 70 सीटों का गया है। अब कितनी गया है अभी तो नहीं आया खबर, लेकिन कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो आरजेडी के साथ लड़ाई कर सके। जी, हमारे मेहमान जो है, तीसरे मेहमान हमारे पहुंचे, आ गए अवधेश कुमार जी। सर प्लीज आइए। मुझे लगा आप जब तक शो खत्म होने से पहले आ ही गए। ये मुझे लग रहा था जब तक कांग्रेस और आरजेडी नहीं डिसाइड कर लेंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। आप महागठबंधन की सीट मुझे मत बनाइए। सर पहले, सर समय कम है, सदुपयोग ज्यादा, अपना सर्वे बताइए पहले बिहार का। देखिए, बिहार में मेरे हिसाब से तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जनता को एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, और दूसरी ओर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में चयन करना है। जी, तो जब यह स्थिति होगी तो कोई किसको चयन करेगा? सेकंड, जो अंक गणित है 2020 का, वो इस बार लागू नहीं होता है। लोग ये बता रहे हैं कि भाई 12,675 वोट के अंतर से तो सरकार बन गई थी, लेकिन लोग ये भी भूल रहे हैं कि लगभग 5.66% वोट 137 सीट लड़के और 23.5 लाख वोट लोजपा ने पाया था। अगर उस वोट को जोड़ दीजिए तो अंतर कितना आता है? 33 सीटों पर लोजपा ने सीधा जदयू को हरा दिया था, और इनकी अपनी सीटें 13 और 14 हो जाती, तो कितनी सीटें बढ़ जाती है? तो इसलिए, और इस बार तो हम भी है इसमें, और रालो भी है। तो क्या है कि बिहार है तो पता नहीं मन से कितने हैं। नहीं, देखिए, मन से बेमन से होने का सवाल नहीं, सबको अपनी पॉलिटिक्स देखनी है। अगर जितने उम्मीदवार उनके पास है, अगर जीत के नहीं आएंगे तो क्या करेंगे जी? इसलिए है तो मन से। सीटों का तो गड़बड़ हुआ है ना। अब जब लोजपा को आप 29 सीटें दे देंगे तो अंदर तो मरमरिंग होंगी,
भाजपा के अंदर भी है, कार्यकर्ता वहां भी रो रहे हैं, दूसरी ओर भी है कि हमारे बीजेपी वाले भी रो रहे हैं। हाँ, अब बिहार भवन में जाइए, लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों 29 सीटें दे रहे हैं, हम लोग कहां जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में उसको लेके असंतोष है, सब में असंतोष है। अब आप सोचिए ना, कल आपकी चर्चा भी मैं देख रहा था, अगर राजगीर सीट बिना पूछे हुए उसको आप दे देंगे तो समस्या आएगी, महुआ सीट देंगे तो समस्या आएगी, तो वो समस्या सब आ रही है। देखिए बिहार में तेजस्वी यादव जब तक विपक्ष के नेता थे तो 2020 के समय उनकी लोकप्रियता दिखती थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनने के बाद बिल्कुल वो स्थिति नहीं है। इसलिए इस समय जो 6 महीना पहले नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारे प्रश्न उभर रहे थे, आप अगर गहराई से देखेंगे तो पिछले 6 महीने में उनके तेवर, उनके बातचीत, जो उनमें चिड़चिड़ाहट थी, वो सब बदला है। और इस समय एनडीए ने कैसे ये वातावरण बदला, या तो भारतीय जनता पार्टी ने योजना पूर्वक बनाया है कि एक अभिभावक के रूप में मान करके और हमको चुनाव लड़ना है, और उसी रूप में कर रहे हैं। ये अनएक्सपेक्टेड था चुनाव आते आते, तो बहुत सारे संकेत मिलने लगते हैं। जो कुछ बिहार से मैंने पता किया है, और मैं यहां बोलूंगा तो शायद तत्काल जो जन सुराज की जो स्थिति है, जहां से भी लोग मुझे बोल रहे हैं कि उनको वोट मिल रहा है, तो मैं पूछता हूं आपके मोहल्ले में वोट है कि नहीं, ये बताइए। आपके गांव में वोट है तो मेरे गांव में तो नहीं है, अच्छा, मेरे मोहल्ले में तो नहीं है, तो वोट है कहां फिर। उन्होंने आज इंटरव्यू में कहा, आज भी मैं कहता हूं या तो 10 या 150। अब ये अच्छा, आप इतने दिनों से चुनाव देख रहे हो, तो वो सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, चुनाव में ऐसा होता है 10 या 150। देखिए 2 स्थिति होगी तब इनको सीट मिलेगा, या तो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के विरुद्ध इतना वातावरण हो, असंतोष हो कि लोग उसको उखाड़ के फेंकना चाहे। क्या है ऐसा? बिल्कुल नहीं है। ठीक है। दूसरी ओर जो राजद और विपक्ष के समर्थक है, वो मान ले कि विपक्ष इनके सामने थक हार गया है या मुकाबला नहीं कर रहा है, तब हम इनको देंगे। ऐसा है क्या? ये दोनों स्थिति नहीं है। ओके। तो इसलिए बता रहा हूं, लास्ट पॉइंट जो मेरा है कि कई बार जो मुद्दे नहीं होते हैं, अगर आप उसको मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं, उसको परवान चढ़ाते हैं, तो उसके विरुद्ध भी रिएक्शन होता है। मैं सोच ही रहा था आप राहुल गांधी पे कब आएंगे। तो जो एसआईआर का मुद्दा जो है, नहीं राहुल जी पर तो बहुत कुछ बोल, जो एसआईआर का मुद्दा है ना, एसआईआर का चूंकि मुद्दा उनके ही अपने जो बूथ लेवल एजेंट है वही सब निकल के सामने नहीं आए, तो एक तो लोगों को लगा कि 20 दिन तो ये आदमी फालतू निकाल दिया, और लोगों में थोड़ा रिएक्शन हुआ कि जो है नहीं जानबूझ के आग लगाने के लिए आप कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से मतलब एनडीए कंफर्टेबल पोजीशन में फिलहाल है, भले ही सीटों को लेकर जो कुछ भी चल रहा हो। सीटों को लेकर तो स्वाभाविक है, एनडीए कंफर्टेबल। यस 100%। बिल्कुल मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि देश की परिस्थिति, बिहार की परिस्थिति, पिछले सरकार से इसकी तुलना, इस समय के गठबंधन और नेतृत्व, स्थानीय उम्मीदवार, सब कुछ मिला के। ठीक है सर। मैंने पहले भी आपसे कई प्रोग्राम्स में पूछा है, आप चुनाव में इतना नजदीक जाते हुए क्या प्रशांत किशोर को लेकर बीजेपी में कोई बेचैनी है? कुछ सीटों पे कुछ उम्मीदवार को लेकर जरूर ये समस्या रहेगी। जैसे आरा की बात कर लें, छपरा की बात कर लें। जैसे मान लीजिए अगर छपरा में वो टिकट दे रहे हैं अगर किसी राजपूत को, तो वहाँ पे समस्या। आरा में अगर टिकट दे रहे हैं किसी वैश्य को, तो वहाँ पे समस्या। तो इस तरह की कुछ सीट पे समस्या इस लिहाज से कि अगर 2000 भी वोट कटा, 3000 भी वोट कटा अपने कैंडिडेट को लेके, तो उसमें उस उम्मीदवार विशेष को एक समस्या रहती है। पार्टी के तौर पे ये समस्या हो या कोई चिंता की बात हो, कोई पॉइंट ऑफ कंसर्न हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारी अंडरकरंट ऐसा कहीं से कोई फील नहीं उसमें ये था सौरभ कि थॉट के तौर पे, जैसे आज भी देखिए कि प्रशांत किशोर जो बात उठाते थे, किसी बिहारी से अगर वो पूछिए गया कि क्या आप इससे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, तो व्यक्ति बोलेगा कि सहमत हैं। ठीक है ना, इश्यूज को लेके उसमें कोई डाउट ही नहीं था, और वो करंट था। बट जब वोटिंग की बात आती है तो एकदम पोलराइज चुनाव रहेगा ना। और जैसे जैसे ये कैंपेन अब शुरू होगा, आप देखेंगे तो लास्ट में बस 2 ही चीजें रह जाएंगी, इधर या इधर। नीतीश कुमार को रखना है, नीतीश कुमार को नहीं रखना है, लालू प्रसाद को लाना है, लालू प्रसाद को नहीं लाना है, लालू प्रसाद इन सेंस की मतलब दलवार। तो चुनाव बस यहीं पे जाके सिमट जाना है। शहाबुद्दीन को बेटे को जब सिंबल दिया, उस फोटो में तेजस्वी भी हैं और लालू भी हैं, दोनों हैं। देखिए आपने फोटो तो शहाबुद्दीन जेल में रहते हुए, देखिए जो समस्या नीतीश कुमार की आई थी ना, जब शहाबुद्दीन, हालांकि नीतीश कुमार ने भी अनंत सिंह को टिकट दिया। हाँ, नहीं तो दिया ही नहीं, अनंत सिंह और शहाबुद्दीन में अंतर है। हाँ, ये जो अंतर है ना, ये बड़ा गजब का अंतर है। अनंत सिंह को 10 साल की सजा हुई थी, पता आपको क्यों? घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड।
ठीक। लेकिन अंतर है, इस दिन में भी मुझसे एक सब कह रहे थे, नहीं दोनों की तुलना मत कीजिए आप। नहीं वो तुलना कर, तो अगर बोल रहे थे तो इसके पीछे पर्टिकुलर शहाबुद्दीन के बेटे को क्या? टिकट मुस्लिम वोट के लिए शहाबुद्दीन ने गैंग चला, देखिए दोनों में अंतर है। आप अंडरवर्ल्ड की तरह जब एक गैंग चलाते हैं, आप अपहरण भी करते हैं, दूसरे चीज कराते हैं, उसमें और एक बाहुबली में जो उस क्षेत्र के कल्चर, सर वो उसमें जाएंगे लंबा हो जाएगा क्योंकि मैडम क्यों उस फोटो में तेजस्वी और लालू दोनों थे जब वो रिलीज की गई ओसामा को देते हुए टिकट, मैं ये पूछना। नहीं वो तो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि इस समय जो कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर जो मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर बढ़ा हुआ है, उसको लेकर के असुविधा राजद में भी है, दूसरे के अंदर भी है। तो चूंकि शहाबुद्दीन को लेके एक भाव है, तो वो मैसेज जाना चाहिए कि नहीं हम साथ में हैं, ठीक है। तो वो एक बड़ा कारण उनका रहा है। उन्होंने जब उसको पार्टी में भी शामिल कराए थे तब भी वो स्थिति बनी थी। मुस्लिम वोटर के सामने क्या ज्यादा चॉइस है इस पर? चॉइस की बात नहीं है। देखिए मैं पिछले कुरुक्षेत्र के डिस्कशन में मैंने ये बताया था आपको कि सबसे बड़ी गलती हुई कि राहुल गांधी को आरजेडी ने अपना मंच दिया। उससे हुआ क्या कि जो कांग्रेस समाप्ति की तरफ जा रही थी वो स्थापित होने लगी, और इससे अधिक कांग्रेस वहां मजबूत होती है। तो बीजेपी के वोट लेकर आज के डेट में मुझे नहीं लग रहा है कि वो मजबूत होगी। वो जो भी वोट आएगा वो आरजेडी या चाहे वो महागठबंधन के वोटों के कारण होगा। और ये बेचैनी अब उनको ये चीज समझ में आ रही है कि शायद हमने यहां पे गलतियां की हैं, और अब ऐसे स्थिति में दूसरी बात है कि मुस्लिम कैंडिडेट के बारे में मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि मुस्लिम कैंडिडेट का सिलेक्शन जो होता है उसके कार्यों के ऊपर नहीं होता, वो कितना दबंग है, कितना वो समाज में अपना वर्चस्व बना के रखा गुंडागर्दी के तौर पे, कितने एफआईआर उस पर दर्ज हैं, कितने उसने मर्डर किया है। यदि जितना ज्यादा वो शक्तिशाली होगा मर्डर करने के लिए, अपहरण में उसका नाम होगा, वो उतना ज्यादा मजबूत कैंडिडेट होगा। मुस्लिम कैंडिडेटों का ये सिरा, चाहे एआईएम चुने, चाहे आरजेडी चुने, चाहे कोई चुने, उनका सीधा सा आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, या आपने जो कभी जो उम्मीदवार देखे मुसलमान उसमें उनमें आपने सब पाया उसमें? आप किसी को निकालिए, हम मुझसे ज्यादा देवेंद्र जी बताएंगे क्या है कि नहीं है, बता दे बताए। शत प्रतिशत तो नहीं, लेकिन ये इनके इसको दूसरे रूप में लीजिए कि जो सेकुलर पार्टियां सीधा बोल दिया, इनको थोड़ा सा ठीक करें। सेकुलर पार्टियां है वो उन मुसलमानों को कभी पसंद नहीं किए जो शांति से रहे, जो अपने समाज का विकास चाहे, या जो चाहे कि भैया देश की मुख्य, जो बदमाश है, जो थोड़ा सा सांप्रदायिक है, उसको महत्व मिलता रहा है देश में। कम्युनिटी के तौर पे देखें ना साहब, तो शहाबुद्दीन को जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वैसे ही देखते हैं, जैसे अनंत सिंह के बारे में उन्होंने कहा ना, अनंत सिंह की तारीफ कर रहे थे एक तरह से शहाबुद्दीन के सामने समाज सुधारक, तो मुस्लिम लोग भी वैसे ही शहाबुद्दीन को देखते हैं। अच्छा, शहाबुद्दीन ने भी सिवान में कई सारे डेवलपमेंट वाले काम किए। सिवान का ब्लड बैंक उस समय पटना के बाद दूसरा सबसे अच्छा हुआ करता था, कॉलेज, सड़कें, लेकिन मुसलमानों के लिए वो एक सिंबल, और वो इतने दमदार व्यक्ति थे कि जब लालू प्रसाद यादव एक बार उनको फ़ोन किया, लालू प्रसाद यादव सिवान से लड़ना चाहते थे इलेक्शन, उन्होंने फ़ोन किया, शहाबुद्दीन को पहले ये बात भनक लग गई, उन्होंने फ़ोन किया कि भोजपुरी में बोले कि क्या हो, सोचा था नहीं हम सिवान से आके लड़ेंगे। मैं बोला एकदम ठीक रही, मतलब एकदम ठीक रहेगा। फिर इधर उधर की बात करने लगे, लालू प्रसाद यादव खुश कि अच्छा ही तो तैयार हो गया। लास्ट में पूछे कि तो कब नॉमिनेशन करे आ जाए, उधर से जवाब आया कि जहिया करे कोई करी, हम तो परसों करे जाते नहीं। आपको जमाना है, आज मैं परसों कर रहा हूँ, मैं परसों करने जा रहा हूँ, मतलब मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा। तो वो दबंगई थी उस व्यक्ति की। और मुस्लिम अगर कम्युनिटी अगर इस तरह से पीछे खड़े हो, तो इस जो तीसरा तस्वीर आपने पूछा कि ओसामा साहब के साथ अगर तस्वीर है, तो मैसेज वही है सीधे सीधे। हालांकि बीच में वो छिटक गए थे, वो बहुत नाराज भी थी शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे कि भाई ये लोग शहाबुद्दीन के जाने के बाद दूसरा से हमारे साथ नहीं रहे। लेकिन अब मुझे लगता है कांग्रेस जेडीयू, अब क्योंकि एक ही सवाल के शायद समय, कांग्रेस जेडीयू क्या, कांग्रेस और आरजेडी क्या यूनिट के तौर पर दिख रहे हैं आपको चुनाव में? वो हो जाएगा, मतलब उसमें बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कांग्रेस बिहार में तो वैसे कोई फोर्स है नहीं, मतलब सीट शेयरिंग को लेकर टॉप लेवल चाहिए लोग जितना कर लें, कांग्रेस जितनी ज्यादा सीटें लेगी एनडीए को उतनी मदद कर रही है। कांग्रेस जितनी ज्यादा सीटें लड़ने के लिए लेगी उतनी मदद कर रही है, एनडीए को उतनी मदद। देखिए ये शानदार स्टेटमेंट है। ठीक है सर। सर समय इतना ही था सर, आप मुझे लगता है ट्रैफिक में फंस गए होंगे, जल्दी आते तो और बातें हो पाती, फिर किसी और रोज। बहुत शुक्रिया अवधेश जी आपका, मनोज जी बहुत धन्यवाद आपका, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका भी।